अनाथ बहनें और जादुई नदी लहंगा पेड़। बहादुरगढ़ गांव में बृंदा और बेबी नाम की दो अनाथ बहनों का बसेरा था। दोनों बहनों ने होश ही संभाला था कि एक रोज उनके पिता प्रीतम की बरसात में घर लौटते वक्त बिजली की तारें उस गरीब पर आ गिरी और दर पर ही उसका देहांत हो गया। बुरे हालातों में उनकी माँ उषा ने खुद भूखे रहकर सिलाई बुनाई करके अपनी बेटियों का पेट पाला, मगर समय के साथ भूतकाल में भूख की नजरअंदाजी ने उषा के शरीर की सामर्थ्य छीन ली और उसे बीमारी के बिछौने पर पटक दिया। और आखिरकार मौत ने उषा को बीमारी के बिस्तर से निकालकर चिता की चपत लगा दी। दीदी, माँ को क्या हो गया? वह कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ हमारे साथ लुक्का छुपी का खेल खेल रही हैं क्या? माँ इस दुनिया से चली गई बेबी, और जाते जाते हम दोनों बहनों को अनाथ बेसहारा कर गई। अनाथ होने का गम दोनों गरीब बहनों की आंखों से बरसात की बदरा के जैसे बहे जा रहा था। मगर कहते हैं ना, किसी के चले जाने से जीवन कहाँ रुकता है। बृंदा ने सिलाई बुनाई का काम संभाल लिया। दीदी, तुम थक गई होगी, पहले थोड़ा खाना खा लो। देखो रात भी ढल गई है, बाकी के कपड़े कल सिल लेना। तू खा ले मेरी बहन, अभी तो एक ब्लाउज सिलना भी बाकी बचा है। एक ये कपड़े ही तो हम अनाथ गरीब बहनों की कमाई का और चूल्हा जलने का जरिया हैं। ठीक है, फिर आपकी छोटी बहन भी कपड़े सिलने में आपका हाथ बटाएगी। दोनों बहनों के बीच बसा स्नेह ही गरीबी में उनकी सहेली था। समय गुजरता गया, दिन सप्ताह और सप्ताह महीनों से गुजरते मंजर के साथ 5 साल बीत गए। दोनों बहनें बड़ी हो गईं। बृंदा, अरे ओ बृंदा, भीतर है क्या? आ जाओ मीना मौसी, जिज्जी अंदर ही है। अरे बृंदा, लाची का लहंगा सिल दिया है ना? क्योंकि आज ही मेरी बेटी की बारात है। हाँ हाँ मीना मौसी, सिल दिया है लहंगा। भला हम बहनें अपनी सखी की शादी कैसे भूल सकते हैं? शादी में आ रही हो ना तुम दोनों बहनें? हाँ चाची, बारात आने से पहले पहुंच जाएंगी हम बहनें। अरे वो तो ठीक है, मगर जरा ढंग के कपड़े लत्ते पहन कर आना, पता चले कोई फीका पुराना कपड़ा लटका लिया। क्या पता उसी बहाने किसी लड़के की नजर पड़ जाए तुम पर, वरना तो इस गरीबी में तुम बहनों का ब्याह तो होने से रहा। एक तो अनाथ होने का ठप्पा, ऊपर से गरीबी की चपत। सच कहती हूँ, मुझे तो तुम पर बहुत तरस आता है। अच्छा चलती हूँ, बारात का बहुत काम बाकी है। मीना के कड़वे बोल बृंदा के मन में घर कर जाते हैं। उसकी आंखों में उफनते आंसू चेहरे पर बह जाते हैं। ये मीना मौसी की जुबान पर मिश्री घोलनी पड़ेगी, जब देखो अपनी जुबान से जहर उगलती रहती हैं। ऐसे नहीं बोलते छोटी, जाने दे। शाम को जब दोनों बहनें सादा सा सूट पहनकर शादी में पहुंचती हैं, तभी बूढ़ी फूलन बोलती है, हाय अरे मोरी मैया, अरे ये कैसा बेरंग सा सूट पहना है तुम बहनों ने। सहेली की शादी में इतना सादा सूट, तू तू तू। क्यों रे करमजलियों, तुम अनाथ बहनें अपनी गरीबी का बिगुल बजाकर मेरी बेटी का घर बसाने से पहले उजाड़ना चाहती हो? तुम अनाथ यतीम बहनों का ब्याह तो हो ही नहीं रहा। समझाओ मीना इसे, मैं तो समझा बुझाकर थक गई हूँ कि मेरे बबलू से ब्याह कर ले। माना कि 2 बच्चों का बाप है, मगर पहली मेहरिया तो मर चुकी है। सपनों का राजकुमार तो मिलने से रहा तुम अनाथ गरीब बहनों को। बृंदा रोते हुए शादी से निकलकर नदी पर आ जाती है, जहाँ से वह रोजाना पानी भरती थी। बस बहुत हो गया, मुझसे इन जमाने के ताने और नहीं सुने जाएंगे, इसलिए आज मैं इस नदी में कूदकर खुद को खत्म कर दूंगी। जैसे ही वृंदा नदी में पांव रखने को बढ़ाती है, नदी के बीचों बीच फूलों से सजा रास्ता बन जाता है, जो नदी के बीच बने जादुई पेड़ के पास खत्म होता है। ये अचानक नदी के बीच रास्ता कैसे बन गया? आओ वृंदा, इस नदी के बीचों बीच आओ। फिर वृंदा नदी के बीचों बीच तने खड़े जादुई लहंगे पेड़ के पास जैसे ही आती है, पेड़ की टहनी पर आंखें, नाक, मुंह टिमटिमाने लगता है। डरो मत वृंदा, मैं एक जादुई लहंगे का पेड़, और ज्यों कि इस नदी में मेरे जादुई पेड़ों की जकड़न है, इसीलिए इस नदी का जल भी पूरी तरह से जादुई है। कहो, तुम परेशान क्यों हो? जादुई पेड़? मैं और मेरी बहन बेसहारा हैं। हम बेहद गरीब और खास खूबसूरत भी नहीं।
ऐसे में बड़ी मुश्किल से ही हम अपना फिर पाते हैं और गांव वालों से ये भी देखा नहीं जाता। वो हम बहनों को ब्याह ना होने का ताना देते हैं। फिकर मत करो वृंदा, इस पेड़ पर लटके लाल और गुलाबी जादुई 2 लहंगे उतार लो। ये गुलाबी लहंगा तुम्हें गहने और सुंदरता देगा और लाल लहंगा तुम्हें पैसे देगा। वृंदा जादुई पेड़ पर लटके लाल और गुलाबी रंग के 2 लहंगे लेकर घर लौट आती है और लहंगे को देख बेबी की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह दीदी, ये लहंगा तो बड़ा लाजवाब है। इस लहंगे की हकदार हम दोनों हैं मेरी बहन। ये जादुई लहंगे हैं। जादुई लहंगे? हाँ सुनो, मेरे जादुई लाल लहंगे, जल्दी हमें ढेर सारे पैसे दो। वृंदा के बोलते ही जादुई लाल लहंगा हवा में उभर कर चमचमाती रोशनी से जुगनू के जैसे बड़ी टिमटिमाहट के साथ अपने भीतर से पैसों की बारिश कर देते हैं, जिसे देखकर दोनों बहनें हक्की बक्की हो जाती हैं। अरे वाह सचमुच दीदी, उस जादुई नदी और पेड़ के दिए लहंगे जादुई हैं। दीदी, इस गुलाबी लहंगे में कौन सा करिश्मा करने की सामर्थ है? बेबी, इस लहंगे को पहन कर आओ, दिखाती हूँ ये कैसा जादुई करता है। अपनी बड़ी बहन की बात मानकर बेबी उस गुलाबी लहंगे को पहनकर आईने के सामने आकर खड़ी हो जाती है। चलो मेरे जादुई गुलाबी लहंगे, जल्दी से मेरी बहन की सूरत को सुंदर कर दो। वृंदा के ऐसा कहते ही जादुई गुलाबी लहंगे में खड़ी बेबी सर के बालों से लेकर पैर में नाखून तक सुनहरी रोशनी में घिर जाती है और कुछ देर बाद जैसे ही जादुई लहंगे की रोशनी धीमी पड़ती है, उसकी आंखों के आगे छाया धुंधलापन दूर हो जाता है और अपने सुंदर रूप को देखकर बेबी की आंखें झिलमिला उठती हैं। अरे वाह दीदी, इस जादुई लहंगे ने तो मेरे साधारण सादे से सूरत को स्वर्ग की अप्सरा जितना सुंदर बना दिया। मगर अभी तुम्हारे रूप में एक ओछापन है। सुनो गुलाबी जादुई लहंगे, मेरी बहन के रूप को 16 श्रृंगार और गहनों से सजा दो। इतना कहते ही एक बार वह लहंगा गरीब बेबी के शरीर को सोने के गहनों से लाद देता है। अब लग रही है ना मेरी बहन इस जादुई लहंगे में सुंदर सी दुल्हन जैसी। नहीं दीदी, मुझसे पहले तुम दुल्हन बनोगी। बस मैं तो इस बात से ही खुश हूँ कि इस जादुई लहंगे की मदद की बदौलत हम गरीब बहनों के घर भी बारात आएगी। जादुई लहंगे के पेड़ से मिले लहंगे से दोनों बहनें सबसे पहले अपनी गरीबी की जड़ को खत्म करके अपने छोटे से घर को बड़े आलीशान घर में बदल देती हैं, जिसके बाद बड़े बड़े रईसों के रिश्ते खुद ब खुद चलकर उनके घर आते हैं और वृंदा की शादी शारदा नाम की औरत के बेटे से तय हो जाती है और शादी का दिन आता है। अरे दीदी, आज तुम्हारी शादी है और तुम रो रही हो। बस सोच रही हूँ बेबी की तेरे बिना ससुराल में दिन कैसे बिसारूंगी, तू कैसे रहेगी। दीदी बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि अब जादुई लहंगे के पेड़ की मदद से हमारे पास 2 जादुई लहंगे हैं, जिससे आपकी बहन का जीवन आसान किश्तों में कट जाएगा। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आज मेरी बहन की बारात आएगी। बेबी जादुई लाल लहंगे से पैसे की मांग करके पूरे गांव को सजाती है। पूरा गांव गढ़ गरीब अनाथ बहनों के बदले जीवन से कुढ़कर कानाफूसी करता है। वहीं वृंदा की शादी बड़े धूमधाम से होती है। अरे वाह दीदी, इस जादुई लाल लहंगे में मेरी बहन बिजुरी गिरा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बाग में लाल गुलाब खिल गया हो। शादी की उस रात दोनों अनाथ बहनें जादुई लहंगे में जुगनू के जैसे पूरे गांव में रोशनी बिखेर रही थी। बीते दिनों में जितने जन ने उनकी गरीबी की हंसी उड़ाई थी, उनके मुंह पर चुप्पी की चपत जड़ी हुई थी। किसने सोचा था कि गरीब बहनों का जीवन इस तरह गरीबी से अमीरी का मोड़ ले लेगा। याद रखें दोस्तों, वक्त बड़ा बलवान है, ये कब किसका हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए किसी गरीब को खुद से कम आंकने की गलती ना करें। बहू की रसोई में जादुई जलेबियां। सरोजनी अपने पिता मनोहर के साथ रहा करती थी। सरोजनी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब से उसके पिता मनोहर ने ही उसका देखभाल किया था। एक पिता होने के नाते उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई थी। सरोजनी अब शादी के लायक हो गई थी और वो अपनी बेटी सरोजनी की शादी एक नुपुर नाम के लड़के से करने वाला था। नुपुर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अच्छा खासा कमाता भी था। वहीं दूसरी तरफ नुपुर की माँ को एक संस्कारी, आज्ञाकारी और घरेलू लड़की चाहिए थी, लेकिन सरोजनी को तो खाना भी बनाना नहीं आता था। अरे बेटी सरोजनी, अब मैं क्या बताऊं, एक पिता के जितने फर्ज थे वो सब तो मैंने अदा कर दिए, लेकिन एक माँ का फर्ज मैं कभी नहीं निभा पाया।
एक माँ अपनी बेटी को जिस तरह से संस्कार सिखाती है वो अलग ही होते हैं बेटा। अब मैं तुझे खाना बनाना सिखाता या फिर पैसे कमाता। अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हो? आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है। ये तो मेरे ऊपर ही रह गया ज्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में। मैंने कभी रसोई में ध्यान ही नहीं दे पाई। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अपनी पहली रसोई में अपने ससुराल वालों को ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन बेटा, तुम्हें तो खाना ही बनाना नहीं आता, अब तुम कैसे खाना बनाओगे? अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई नहीं पिताजी, मैं YouTube से देखकर सीख लूंगी। सरोजनी रसोई में पहुंचती है, जिसके बाद वो YouTube चलाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। पहली रसोई में तो मुझे कुछ मीठा बनाना होगा, इसीलिए मैं हलवा बनाना सीखती हूँ। सरोजनी हलवा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका हलवा खराब हो जाता है। कभी उसके हलवे में पानी ज्यादा हो जाता है, तो कभी हलवा सूख जाता है, तो कभी हलवा जल जाता है। इतनी बार कोशिश करने के बाद भी सरोजनी एक स्वादिष्ट हलवा नहीं बना पाती, जिसके चलते सरोजनी रोने लगती है। अरे ये क्या, मुझसे तो एक हलवा भी नहीं बनाया जा रहा। अब पता नहीं मेरी सास मुझे कितना सुनाएगी। काश माँ मेरे पास होती तो मुझे हलवा बनाना सिखा देती। सरोजनी रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। तभी वहाँ ललिता की आत्मा सफेद साड़ी में प्रकट होती है और सरोजनी से कहती है, अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? मैं मर गई हूँ तो क्या हुआ? मैं मरने के बाद भी तुझे तेरी पहली रसोई के लिए अच्छे से तैयार कर दूंगी। ललिता अपनी बेटी सरोजनी को हलवा बनाना सिखाती है। जैसे जैसे ललिता सरोजनी को बताती है, सरोजनी वैसा ही करने लगती है, जिसके चलते सरोजनी इस बार बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरोजनी को हलवा सिखाने के बाद ललिता की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरोजनी की शादी हो जाती है और वो अपने पति नुपुर के घर आ जाती है। तभी उसकी सास अनुराधा उसके पास आकर उससे कहती है, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है। देख, हमारे घर की बहू पहली रसोई में मीठे में जलेबियाँ बनाती है। आज तुझे जलेबियाँ बनानी है। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो एकदम से कहती है, क्या कहा? जलेबी? अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी चौंक क्यों गई? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी जलेबियाँ बना कर लाती हूँ। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी का चेहरा फीका पड़ जाता है। इसके बाद वो रसोई में जाकर अपनी माँ को याद करने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो अपनी माँ से हलवा बनाना सीख कर आई थी, लेकिन अब तो माँ जी को जलेबी खानी है। अब मैं क्या करूँ? सरोजनी ऐसा सोच सोच कर रोने लगती है कि तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है और वो उससे कहती है, अरे बेटी, मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ऐसा कहकर ललिता के हाथों से एक रोशनी निकलती है, जो सरोजनी के हाथों में आ जाती है। अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद ब खुद जलेबियाँ बना लोगी। तुम्हारे हाथों में मैंने जादुई शक्तियाँ दी है, जिसके चलते तुम बहुत ज्यादा स्वादिष्ट जलेबियाँ बनाओगी। ऐसा कहकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद सरोजनी के हाथ अपने आप ही काम करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सरोजनी की जादुई हाथ जादुई जलेबी बनाते हैं। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे हाथों से इतनी अच्छी जलेबियाँ बन सकती है। ये तो कमाल ही हो गया। सरोजनी तुरंत जादुई जलेबियाँ बनाकर एक प्लेट में सजा देती है, जिसके बाद वो जादुई जलेबियाँ अपने परिवार वालों को खिलाने के लिए ले जाती है। सबसे पहले वो अपनी सास को जलेबियाँ देती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई है। अरे वाह बहू, तू तो 5 मिनट में जलेबियाँ बनाकर ले आई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी तूने जलेबियाँ बना भी ली। अरे माँ जी, ये तो मेरे हाथों का टैलेंट है। तभी सरोजनी की जेठानी कहती है, अच्छा, तुम्हारे हाथों में जलेबियाँ बनाने का टैलेंट है? इसका मतलब क्या तुम बावर्ची थी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये सब तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। सब लोग जलेबियाँ खाकर सरोजनी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। इतनी स्वादिष्ट जलेबी तो मैंने कभी नहीं खाई। ऐसी जलेबी तो तमन्ना ने भी अपनी शादी में नहीं बनाई थी। अरे आखिर पत्नी किसकी है? अरे बेटा, ये मत भूल,
तेरी पत्नी को तो मैंने ही पसंद किया था तेरे लिए। ये तो मेरी पसंद की बहू है। सभी लोग सरोजनी की प्रशंसा करने लगते हैं, जिसके चलते तमन्ना मुंह बना लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे हर रोज घर के सभी लोग सरोजनी से जलेबियां बनवाने लगते हैं। अरे सरोजनी बेटा, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। एक काम कर, अपने हाथों की स्वादिष्ट जलेबी बनाकर रख लेना। तुम्हारे हाथों की जलेबी खाकर सभी मेहमान तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। जी माँ जी, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। सरोजनी जैसे ही रसोई में जाती है, रसोई में कोई भी नहीं होता। तभी उसके सामने उसकी माँ ललिता प्रकट होती है। अरे सरोजनी बेटा, मैंने तुम्हें जादुई शक्तियाँ दे दी, लेकिन ये बताना भूल गई कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चला, तुम्हारी शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं ये राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। सरोजनी की बात सुनकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन ये सारी बातें उसकी जेठानी सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो इसका राज मुझे ही पता चल गया। अब देखती हूँ ये जादू जलेबियाँ कैसे बनाएगी। तमन्ना खुश होकर चली जाती है, जिसके बाद सरोजनी जलेबी बनाने लगती है। जलेबी बनाने के बाद जब सभी मेहमान सरोजनी के हाथों से बनी हुई जलेबियां खाते हैं, तो वो सभी सरोजनी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं। जिसके बाद तमन्ना अपने मन ही मन सोचती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सरोजनी का जादुई जलेबी बनाने का राज तो मुझे पता चल चुका था, फिर ये जादू टूटा क्यों नहीं? दरअसल तमन्ना को सरोजनी की जादुई जलेबियां बनाने के राज का तो पता चल गया, लेकिन रोजाना जलेबी बनाते बनाते अब सरोजनी को आदत पड़ गई थी, जिसके चलते वो बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बनाना सीख जाती है। अब उसे किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है।